हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2024 का करंट अफेयर्स। ये है हमारी टीम एंड ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको गिवन मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा हमारे कोर्सेज की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज विकसित भारत एंड एनालिसिस। विकसित भारत का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड इंडिया। ये टॉपिक हमने कहाँ से लिया है? ये टॉपिक हमने लिया है द आसाम ट्रिब्यून से। और ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा एसए में, जीएस 3 में, जीएस 2 में भी आपकी ये हेल्प करेगा। मल्टीपल डोमेन से ये टॉपिक आपको हेल्प करने वाला है। इस टॉपिक में भर भर के एनालिसिस है, भर भर के डेटाज हैं, जो हर पेपर में आपको हेल्प करेंगे। तो अच्छे से ध्यान से देखना। कंटेक्स्ट क्या है? हम डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। ये पूरा जो एनालिसिस है वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों के ऊपर बेस्ड होगा। और रिसेंट डेटा एंड रिसेंट रिपोर्ट जो है उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की, पर कैपिटा इनकम की। इंडिया का जो पर कैपिटा है इनकम, वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली $2400 के आसपास है। और ये बात कौन बोलता है? ये बात वर्ल्ड बैंक का डेटा बोलता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऐसा बोलता है कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, उसके लिए पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए? $12,000 होना चाहिए। और वहां से लेके $30,000 तक हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, बट एटलीस्ट $12,000 तो हो। यूएसए की बात करें तो $76,400 जो है, वहां पे पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा मतलब पर हेड इनकम, अगर हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे होते हैं तब। और 12,700 किसकी आती है? चाइना की आ रही होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ क्रूशियल फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, yet challenges remains in scaling up to the level seen in fully developed countries. fully developed countries में challenges दिखते हैं, है ना, बट इंडिया में इतना ज्यादा हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वाइटल फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। ये सब तो जेनरिक पॉइंट हो गया, इसमें हमारे पास कुछ खास डेटा इसके न्यूज़पेपर में देखने के लिए नहीं मिले। पॉवर्टी वाला जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पॉवर्टी में एक चीज होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। और एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर लो इनकम कंट्रीज के लिए हो, ऐसा कंट्री जिसका इनकम क्या है, काफी कम हो, लो इनकम कंट्रीज के लिए। तो लो इनकम कंट्रीज के लिए पॉवर्टी लाइन जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, वो $2.15 पर पर्सन पर डे के आसपास आता है। बट अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री बोले, क्योंकि इंडिया अब किस में आता है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री में। तो यहाँ पे पर डे कितना होना चाहिए? $3.65 होना ही चाहिए अगर हम एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम 3.65 पर पर्सन पर डे डेटा लेते हैं, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अभी भी इस थ्रेशोल्ड के नीचे रहता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, सेविंग रेट जो है इंडिया का, वो 2010-11 में 36.9% हुआ करता था, जो घट के 29% तक चला है। कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी रेशियो, कैपिटल ऊपर कैपिटल कितना फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे जीडीपी, ये रेशियो भी काफी फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। इसमें भी स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, एंड इन्वेस्टमेंट लगातार चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा ह्यूमन फैक्टर की, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ऑल्दो ये भी इकोनॉमिक्स में ही रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है लेटेस्ट, वो कितना है? 134th है। जबकि स्कोर कितना है? 0.644। 0.8 से नीचे का स्कोर को क्या बोला जाता है? एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो, एक होता है कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ लिया, एक होता है आपने रैंक याद कर लिया, एक होता है आपने स्कोर याद कर लिया, एक होता है आप कंपेयर करके इस डेटा को यूज कर पा रहे हो मेंस में। तो ये अगर आप इस डेटा को मेंस में यूज कर पा रहे हो ना, तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर हम कंपैरिजन करें, मोर देन 65 कंट्रीज हैव अटेंड वेरी हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इंडिया किस में रहता है? इंडिया मीडियम कैटेगरी में ही रह जाता है। एजुकेशन एंड लिटरेसी, लिटरेसी, इंडियाज लिटरेसी रेट हैज इम्प्रूव्ड कितना परसेंट? 18.3% 1951 में, और 74.4% कब? 2018 में। मेल लिटरेसी कितना है? 82.4%। फीमेल लिटरेसी कितना है? 65.8%।
तो इसमें क्या दिखता है, काफी ज्यादा जेंडर डिस्पेरिटी दिखता है। हायर एजुकेशन की बात करें तो 10.6% पॉपुलेशन ही जिसकी एज 15 ईयर प्लस है, 2017-18 के सर्वे के हिसाब से बात करें तो वो लोग ही बस एक हायर एजुकेशन ले पाए हैं, जिससे कि ये एम्फेसिस है कि हायर एजुकेशन पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इंडिया को। हेल्थ केयर एक्सेस, हेल्थ इंडिकेटर्स आर क्रूशियल। इम्प्रूवमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इंडिया के लिए अच्छा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 क्या बोलता है, 82.9% अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में से, जितने पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है उसमें 82.9% क्या है, यूथ ही है। वैसा यूथ जो जनरली सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, मतलब 12th पास है या ग्रेजुएशन कम से कम कर चुका है। इनके लिए भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को निकालना पड़ेगा, तो जाके हम डेवलप्ड कंट्री या विकसित भारत के राह पे बढ़ सकते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर, जो ओवरऑल इकोनॉमी होता है उसके स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोलते हैं, है ना। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर दो, वो एक प्रोसीजरल रिफॉर्म होता है। पूरा स्ट्रक्चर ही आपने उलट पुलट कर दिया, जैसे कि जीएसटी था, वो एक कैसा रिफॉर्म था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। स्ट्रक्चरल एंड सोशल रिफॉर्म इंडिया ने क्या क्या लिए हैं, तो इंडिया ने पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज लेके आए। पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज किसके पार्ट होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट तो हमने बना दिया, हमने पंचायत तो बना दिया, हमने म्यूनिसिपालिटीज तो बना दिया, बट पंचायत को हमने कितना सब्जेक्ट दिया, 29 काम करने के लिए, 29 फंक्शंस दिया, है ना, जिसमें आप लोकल जो भी चीजें हैं, कस्टम्स वगैरह है, फेरीज वगैरह है, लोकल मार्केट्स वगैरह है, मिनी इरिगेशन फैसिलिटीज जो है ना, प्राइमरी एजुकेशन है, ये सब चीजें हमने किसको दे दिया है, पंचायत को दे दिया है। उसके अलावा म्यूनिसिपालिटीज को हमने टोटल कितने सब्जेक्ट दिए हैं, 18। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट होता है, अर्बन में फॉरेस्ट्री अगर लगाना है, ये सब चीजें हमने किसको दी है, म्यूनिसिपालिटीज को। तो ये सब हमने दे दिया है, बट फंड की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, किसको पर, ये आपके पंचायत को और म्यूनिसिपालिटीज को फंड नहीं मिलता, फंक्शनरीज काम करने वाले लोग नहीं मिलते, तो ये सब करने की जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज आर नेसेसरी टू इंश्योर स्किल सेट फॉर इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनाना है, और वो भी कैसा बनाना है, इनोवेटिव। इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है, सब्सिडी रिवीजन, revisiting public subsidies in fertilizer, food, minimum support price system, एमएसपी सिस्टम लेके आना पड़ेगा। कैन फ्री अप रिसोर्स फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट से रिसोर्स को और ज्यादा हम लोग यूटिलाइज कर सके। प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की जरूरत है। अब कंक्लूजन की बात कर लो, जो डायरेक्टली आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, एसेज में यूज कर सकते हो। अचीविंग विकसित भारत रिक्वायर्स अ मल्टी फेसेटेड अप्रोच, सिंगल अप्रोच से काम नहीं चलेगा। एड्रेसिंग बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर भी एड्रेस करने हैं, नॉन इकोनॉमिक भी। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लिटरेसी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीजें क्या है, एसेंशियल है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज will play a crucial role in realizing this vision। अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हैं गवर्नेंस में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, तो ये विजन ज्यादा अच्छे से हम रियलाइज कर पाएंगे। इंश्योरिंग दैट इंडिया नॉट ओनली रीच इट बट सस्टेन्स इट डेवलपमेंटल गोल, हम एक गोल तक सिर्फ पहुंचे नहीं, पहुंचने के बाद सस्टेन भी कर पाए। एक हाइट तक पहुंचना आसान होता है, उसको सस्टेन करना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है, तो हमें उसको सस्टेन भी करना है। एपीएससी यूपीएससी सिलेबस में कहाँ कहाँ रेलेवेंट होगा, तो सिलेबस के जो आप कीवर्ड देखोगे ना, जैसे एक कीवर्ड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां भी ह्यूमन डेवलपमेंट, वहां भी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जीएस2 में, है ना। करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज करके क्वेश्चंस आता है, कंपेरेटिव एनालिसिस, ग्लोबलाइजेशन वगैरह से भी। चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, जो कि आप जीएस3 में भी देखते हो, जीएस2 में भी देखते हो, तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के अंदर इस पूरे टॉपिक का यूज किया जा सकता है। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या कॉस्ट होगा, देखो हमेशा से ही इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट चलते रहता है कि इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी हमने द आसाम ट्रिब्यून से उठाया है,
जो जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 5 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और अगेन केस स्टडी जो जीएस पेपर 4 का पार्ट होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो इन्वायरमेंट पे लॉस देखने को मिलता है, अगर इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड अ बैलेंस। बैलेंस अगर हम बुद्धा की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा किसकी बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मध्यम मार्ग पे चलना है। दिस आर्टिकल डिस्कसेस द अपोजिशन to the proposed cement plant at Dimoria near the outskirts of the city, highlighting broader issue of industrialization near human settlement in Assam। तो एक सीमेंट प्लान प्रपोज्ड है दिमोरिया में, एक सिटी के आउटस्कर्ट में, वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट काफी ज्यादा है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ सच डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा और लोगों के हेल्थ पर भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। तो हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी लेनी चाहिए उस पर बात किया जा रहा है। की इश्यूज क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट प्लांट, सीमेंट प्लांट क्या होता है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। कोक प्लांट क्या है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। ब्रिक क्लिन्स बनते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है ना। तो इनमें ये इसका एग्जांपल क्या है, सोनापुर दिमोरिया रीजन जो है इसका एग्जांपल। स्पेसिफिक इम्पैक्ट इंक्लूड कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज कॉन्टामिनेट हो जाएगा तो फिश मरने लग जाएंगे। माइग्रेटरी बर्ड का क्या होने लग जाता है, लॉस होने लगता है। और वाटर बॉडीज के कॉन्टामिनेट होने से ह्यूमन हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। एयर पॉल्यूट होगा, एयर में अगर PM2.5 PM10 का अमाउंट बढ़ेगा तो उसको इनहेल करने से लोगों को अस्थमा जैसे डिजीजेस भी होने लगेंगे। एडवर्स इम्पैक्ट देखा गया है दिहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट पे, कोल माइनिंग की वजह से, है ना। दीपोर विल पे देखा गया है, बर्ड सेंचुरी जो है रामसार साइट भी है, म्यूनिसिपल वेस्ट डंपिंग की वजह से। तो ये डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ही हमें हेल्प करते हैं मार्क्स लाने के लिए। तो मार्क्स लाना है तो एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, नोट मेकिंग करना पड़ेगा, इतना एफर्ट तो आपको खुद से करना पड़ेगा। हेल्थ हजार्ड क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नियर ह्यूमन सेटलमेंट poses serious health risks to the local population। Untreated industrial effluent being discharged into water bodies exacerbate health problem। अगर इंडस्ट्रियल एफुलेंट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको हम ट्रीट नहीं करें, अनट्रीटेड ही वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दे तो हेल्थ हजार्ड, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। जो भी रेसिडेंट इन वाटर्स का यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर ईल्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने लगता है। थ्रेटली लोकल लाइवलीहुड, लोकल लाइवलीहुड अगर एग्रीकल्चर कम होने लग जाएगा तो लोकल लाइवलीहुड जो फार्मर्स हैं जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, और उसके अलावा जो लोग इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, पूरे वैल्यू सिस्टम में बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए मार्केट से लेकर के पीछे सीड्स फर्टिलाइजर देने तक सब लोग क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। और उससे हमारा फूड सिक्योरिटी भी क्या होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी क्रिटिक, पॉलिसी क्रिटिक बोलते हैं कि गवर्नमेंट को और ज्यादा अच्छा मेजर लेना चाहिए कि जिससे एनवायरनमेंट को रेगुलेट किया जा सके, ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को नहीं लाया जा सके। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम से लोग उम्मीद करते हैं कि वो इमीडिएट स्टेप लेगा, सीरियस स्टेप लेगा पॉल्यूशन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करो बट ऐसा जो सस्टेन करे जिससे कि हेल्थ इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं आए या बहुत ही मिनिमम हो। While industrialization is essential for economic development, it must be pursued with careful consideration of ecological impacts. Need for integrating environmental concern into industrial policies to prevent long-term adverse impact. Stakeholder का क्या क्या involvement रहेगा? The article highlights the importance of involving local communities in the decision making process। local communities को involve करना होगा किसमें, decision making process में। पब्लिक हियरिंग आर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग इनसिंसियर, पब्लिक हियरिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है इनसिंसियर होने के लिए। विथ अथॉरिटीज नॉट जेन्युइनली कंसिडरिंग द कंसर्न ऑफ लोकल स्टेक होल्डर, अथॉरिटीज जो है लोकल स्टेक होल्डर के कंसर्न को जेन्युइनली कंसिडर नहीं करते कई बार, है ना। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि प्रायोरिटाइज करना है पब्लिक हेल्थ को, प्रायोरिटाइज करना है एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को, और इसको प्रायोरिटाइज करते हुए एक बैलेंस अप्रोच लेना है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ा सके। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट के एक्शंस, गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज
अथॉरिटीज वो अपने तरफ से अकाउंटेबल रहे कि वो कैसे जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने दे रहे हैं उससे ह्यूमन जो हैजार्ड, हेल्थ पे हैजार्ड नहीं हो और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हो। डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। यूपीएससी सिलेबस में कहा ये इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, है ना, ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट, तो हर जगह ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये रहा जीएस पेपर 5 में भी डायरेक्टली आपको ये हेल्प करेगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।